हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज हम 9 जनवरी को हुए फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। ये कोई पेपर लीक नहीं हुआ है कि मैंने अपनी तरफ से पेपर लीक करके यहाँ पे डाल दिया है। जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन बताए हैं मुझे, जो एग्जाम दे के आए थे आज, उन्होंने कन्वे किया है कि सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका आंसर मैं इस वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। अगर आज आपका एग्जाम था किसी भी शिफ्ट में तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि जिनके एग्जाम अभी होने बाकी उनकी हेल्प हो जाए। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि यूजीसी ने कुछ नई गाइडलाइंस, कुछ नए ड्राफ्ट लेकर के आए हैं, जिसमें आपको एपीआई हट जाएगा या एपीआई बना रहेगा, एपीआई रिमूव होने वाला है क्या। इसके अलावा जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, इसके लिए एक नया ड्राफ्ट आया है। तो आप इस वीडियो को देखिए, इससे आपको डेफिनेटली चीज़ें समझ में आएंगी कि हकीकत क्या है, क्योंकि मैंने इसमें एग्जैक्ट जो आपका ड्राफ्ट है यूजीसी की तरफ से आया हुआ, मैंने उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चैनल पे विजिट करके आप वीडियो देख सकते हैं। गाइस देखिए, नंबर सीरीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखो गाइस, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। आपके सामने जो नंबर गिवन है 1, 7, 25, 61। तो देखो इसमें सिंपल सा मैंने बताया था एनालिसिस वाले टाइम पर भी कि यहाँ पे जो ये 1 है ये आपका बन रहा है 1 का क्यूब माइनस 0, और जो 7 है ये बन रहा है 2 का क्यूब माइनस 1। फिर जो 25 है ये बन रहा है 3 का क्यूब माइनस 2, और जो 61 है वो बन रहा है 4 का क्यूब माइनस 3। और जो आपका नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या बन जाएगा, 5 का क्यूब माइनस 4 हो जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, माइनस 4 मतलब 121। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 121 था। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। एचटीएमएल की फुल फॉर्म पूछी हुई थी। एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे हो गया होगा क्योंकि एक इजी क्वेश्चन था। ट्रायंगुलर रिसर्च पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में। तो ये किस तरह की रिसर्च होती है, जहां पर आप मल्टीपल डेटा सोर्स यूज करते हैं ताकि बायसनेस बिल्कुल खत्म की जा सके। और मल्टीपल डेटा सोर्स का मतलब ये होगा कि मल्टीपल मेथड, मल्टीपल थियोरीज, इन्वेस्टिगेटर। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप ट्रायंगुलेशन एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पर पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन भी होगा, डेथ इंटरव्यूज भी लिए जाएंगे उनके, प्लस उनका ऑनलाइन सर्वे भी करवाया जाएगा। तो इस तरीके से हम करते हैं, अलग अलग मेथड से रिसर्च करते हैं ताकि बायसनेस बिल्कुल खत्म हो जाए, एक्यूरेसी बनी रहे। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, बिटवीन रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये आपका बोट का और स्ट्रीम यानी कि नदी का रेशियो गिवन था 5:2। यहाँ पे 2 इधर लिखा हुआ है, ये रेशियो था 5:2 करके रेशियो था आपका। इफ 224 किलोमीटर is traveled by downstream in 4 hours, then find the difference between the speed of boat and still water and speed of stream। देखो गाइस, डिफरेंस पूछा हुआ था, स्पीड का डिफरेंस बताना था आपको, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे ये आपको समझना है कि यहाँ पर डेटा गिवन क्या है। देखो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आपका बोट एंड स्ट्रीम का हो या फिर ट्रेन से रिलेटेड हो, फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी फॉर्मूले को बार बार अप्लाई करना होता है। फॉर्मूला सेम रहता है, बस क्वेश्चन का तरीका जो है करने का थोड़ा सा अलग हो जाता है गिवन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टाइम गिवन है आपको यहाँ पर, और इसके अलावा आपको डिस्टेंस गिवन है ना, साफ साफ गिवन है। तो डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, स्पीड जो है आपको, स्पीड का यहाँ पे क्या गिवन है, स्पीड का यहाँ पे आपको गिवन है, रेशियो गिवन है 5:2। तो हम इसको x की फॉर्म में लेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5x और ये हो जाएगा आपका 2x। तो आपका इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं। डाउन स्ट्रीम जब जाते हो ना, जैसे नदी की धारा इधर को जा रही है, तो जब आप नदी की धारा की तरफ चलते हो तो बोट की स्पीड प्लस नदी की स्पीड यानी कि स्ट्रीम की स्पीड ऐड कर दी जाती है, इसलिए हमने इसको हमने ऐड कर दिया है। और सपोज करो ये अप स्ट्रीम जा रहा होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है अप स्ट्रीम, तो यहाँ पर हम करते हैं 5x माइनस 2x। तो यहाँ पर हम केवल 3x लेकर के सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, है ना, लेकिन यहाँ पर हमें 7x करके सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है डाउन स्ट्रीम जाया जा रहा है ना। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करने में तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको पुट करिए, वैल्यूज पुट करिए। तो यहाँ पर टाइम कितना है, 4 गिवन है, 4 आवर्स है, डिस्टेंस 224 किलोमीटर है, और डिवाइड बाय 7x हो जाएगा। अब x के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, और जब x की वैल्यू हमारी 8 पता चल गई तो यहाँ पर आप देखिए जो आपकी 8 है इसको हम, क्योंकि हमसे डिफरेंस पूछा हुआ था, डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर, तो वहाँ पर याद करो 5x और 2x की फॉर्मेट में लेट किया था ना, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पूछा हुआ है 3x है। तो यहाँ पर जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो कितनी, 8 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो ये जाएगा 24 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 24 हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, समझ पा रहे हो ना आप, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस पूछा हुआ था 5:2। देखो यहाँ पर जो डिफरेंस पूछा हुआ था, डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर, तो क्योंकि डिफरेंस पूछा हुआ है तो इस वजह से हमने इसको माइनस करके इन दोनों का जो डिफरेंस था उसके अकॉर्डिंग इसको हमने कैलकुलेट किया। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, अ मैन कैन
कंप्लीट, अच्छा यहाँ पे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों का मैं करवा रहा हूँ, तो अब आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आया था, कभी बोलो किसी की तो सर क्वेश्चन ही नहीं थे, तो मैंने शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों का एक साथ करवा रहा हूँ। अ मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days देन अ बॉय, जब एक लड़का ज्वाइन करता है मैन और वो दोनों बॉय मिल करके 8 दिन में काम को खत्म कर लेते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड बॉय, तो यहाँ पर मैन का अकेले जब काम करता है तो 10 दिन में काम कर पाता है, और जब वो मैन प्लस बॉय मिल करके काम करते हैं तब उसके इसमें वो काम 8 दिन में खत्म कर लेते हैं। अब बताओ उनके रेशियो बताना था कि उनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा। तो देखो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, जब भी टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहला काम होता है एलसीएम निकालना। देखो यहाँ पर 10 गिवन है, 10 days, मैन करता है 10 days में काम, और मैन प्लस बॉय दोनों मिल करके अगर काम करेंगे तो वो 8 days में कर लेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आए टाइम एंड वर्क का तो फटाफट से एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकलेगा 40, है ना, 40 एलसीएम हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, इस एलसीएम जो आपने एलसीएम निकाला है दोनों का, इस एलसीएम को हमें डिवाइड करना होता है इनके नंबर ऑफ डेज से। तो पहले हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा मैन की एफिशिएंसी, क्योंकि मैन का 10 days का काम था, तो टू 10 4 जा 40 होता है ना, इसका मतलब मैन की जो एफिशिएंसी वो 4 यूनिट आ गई, मैन की एफिशिएंसी पता चल गई हमें, और हमें मैन प्लस बॉयज दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई जब हम आर से डिवाइड करेंगे, तो 8 5 जा 40 होता है, तो ये पता चल गया हमें मैन प्लस बॉय दोनों की एफिशिएंसी। अब क्योंकि आपको दोनों का पता है, मैन प्लस बॉय की एफिशिएंसी पता है 5 है और मैन की एफिशिएंसी पता है 4 है, तो यहाँ इन दोनों से हम बॉय का निकाल सकते हैं, है ना। भाई मैन की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ 4 पुट कर दो, तो बॉय की पता चल गई, बॉय की कितनी है 4 प्लस बॉय इज इक्वल टू 5, यानी कि बॉय की कितनी है, बॉय की हो जाएगी 1, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि रेशियो पूछा हुआ था हमसे, यहाँ पर मैन का और बॉय के साथ रेशियो पूछा हुआ था, तो मैन का पता है हमें 4 है और हमने बॉय का निकाल लिया 1, तो ये हो जाएगा 4:1। तो ये आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। अगर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना टाइम एंड वर्क की, तो गाइस बिलीव मी काफी इजी टॉपिक है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो चीज आपको इजी लगेंगी। इसके अलावा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, आई थिंक यही क्वेश्चन था, या फिर नॉन इंक, या तो शायद इंक से रिलेटेड क्वेश्चन था, बता एग्जैक्ट आप मुझे बताना कमेंट करके। आर प्रिंटर्स दैट क्रिएट इमेजेस कैरेक्टर्स एंड फिगर्स विदाउट प्रिंटिंग डिवाइस डायरेक्टली टचिंग द पेपर, दे आर जनरली क्वाइटर मतलब शांत होते हैं, क्वाइटर देन impact printers and are good choice for applications that require high resolution printing and minimal noise. However, they can some drawbacks such as compatibility issues, connectivity problems and the need to frequently replace consumables, मतलब इसमें रॉ मटेरियल जो बार बार आपको डालना पड़ता है। अब इसके कुछ एग्जांपल गिवन है, लेजर प्रिंटर्स का एक एग्जांपल है, इंकजेट प्रिंटर भी है, थर्मल प्रिंटर भी है। अभी देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या गिवन था, आपके ऑप्शन में कौन सा गिवन था, उसके अकॉर्डिंग फिर ये आंसर हो जाएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन था, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, और ये परसेंटेज एंड डिस्काउंट में तो मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवा रखी है अपने पेड कोर्स में। तो 10% पहले हमने किसी चीज पर 10% का डिस्काउंट दिया, फिर किसी चीज में 15% का डिस्काउंट दिया, अब आपको नेट डिस्काउंट बताना है कि नेट डिस्काउंट कितना दिया गया। तो ऐसे देखो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लो, फ्यूचर में कभी क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। इसमें जो भी वैल्यू गिवन होती है, ये एक्स वैल्यू है, ये वाई वैल्यू है, दो वैल्यू है, इन दोनों को पहले ऐड करना होता है, फिर माइनस करना होता है, दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 करके, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यूज उनको पहले ऐड करना है, फिर माइनस करना है दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 करके। अभी जो डिवाइड बाय 100 है सिर्फ और सिर्फ इसी को डिवाइड बाय 100 करना है, ये नहीं पूरे में डिवाइड बाय 100 कर दो, गलत हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी को आप अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने 10 + 15 कर दिया और माइनस कर दिया 10 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 25, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3/2 आ गया, इसका मतलब 23.5 आ गया माइनस करने पे इसको। तो ये आपका आंसर था 23.5। बताओ क्या आपने यही आंसर किया था, कमेंट करके बताओ। एनुअल इनकम गिवन थी 9 लाख, सेविंग का रेशियो गिवन था 3:1। अब सेविंग का पूछा हुआ था कि कितना रेशियो होगा। तो ऐसे देखो, जो आपकी इनकम होती है, इनकम कभी भी जो आपकी होती है वो सेविंग प्लस आपके एक्सपेंडिचर का ही तो समअप होता है ना भाई। जितनी भी आप इनकम कमाओगे, अगर आपने 100 रुपये कमाए, 40 रुपये सेव कर लिए, तो ऑब्वियस सी बात है 60 रुपये खर्च किए होंगे, है ना। तो दोनों का सम टोटल आपकी इनकम होती है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें इस रेशियो को ऐड कर लेना है, मतलब यहाँ पर इसको हम x के टर्म्स में लेट कर लेंगे, तो ये 3x हो जाएगा और प्लस ये 1x हो जाएगा इज इक्वल टू 9 लाख, और ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 9 लाख। तो ये x की वैल्यू कितनी देगी 9/4। अब क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 9/4 आ गई, तो यहाँ पर आपका पूछा हुआ था सेविंग, और सेविंग जो है वो 1 ही है, तो यहाँ पर केवल x, ओनली x, 1x का मतलब क्या है, ये केवल 1x का मतलब x ही है, तो 9/4 इसका मतलब रेशियो कितना देगा 9/4, 9:4, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक यही इसका आंसर आ रहा होगा। अब बताना मुझे कमेंट करके क्या ऑप्शन में गिवन था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ था एआई के फाउंडर कौन है, तो इसकी इनका नाम है जॉन मैककार्थी, और इनको ही एआई का फाउंडर कहा जाता है। इन्होंने डिफाइन किया था एआई को एज साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग मशीन्स दैट आर स्मार्ट। तो इन्होंने कहा था कि ऐसी मशीनें जो कि स्मार्ट होती है उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाएगा।
ओल्ड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना होता है। तो जिनके एग्जाम भी होने बाकी हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखें। इसमें मैंने आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज एंड एस्टेब्लिशमेंट इनके ईयर्स बताए हैं। सभी ओपन यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको बताया है। फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी कौन सी है, सबका आंसर मैंने इस वीडियो में किया हुआ है। प्लस 1074 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी दे रखी है, जिसमें ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज को केवल आपको याद करना है, केवल ओल्डेस्ट को याद करना है। तो ओल्डेस्ट में आप हार्डली 15-20 यूनिवर्सिटी होंगी जिनको आप याद कर सकते हो। तो इससे आपके जो मार्क्स हैं वो पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहा है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। इस वीडियो ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आना चैनल पे। चैनल पे आओगे आप, थोड़ा सा नीचे आना है आपको 2-4 की तरफ, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एक तो ये तो मिसिंग डेटा एंड रिपोर्टेशन है, ये MS एक्सेल की वीडियो यहाँ पर है, और लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज यहाँ पर है। तो ये वीडियो जो है आपको यहीं देखने को मिल जाएंगे। तो अभी जिनके एग्जाम होने बाकी हैं, आप लोग इन वीडियोस को देख सकते हो। इसके अलावा गाइस सॉइल होराइजन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, और इसी में यही पूछा हुआ था कि कौन सी सॉइल किस लेयर पे होती है। तो जो ऑर्गेनिक लेयर होती है उसको हम O के नाम से जानते हैं, यही पूछा हुआ था। टॉप सॉइल जो है वो A के नाम से जानी जाती है, एलिवेशन लेयर E के नाम से जानी जाती है, सब सॉइल B के नाम से, पेरेंट रॉक C के नाम से, एंड बेड रॉक R के नाम से। इसी की मैच ऑफ द फॉलोइंग पे क्वेश्चन था। तो एग्जैक्ट अगर आपको ये फिगर याद है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। अच्छा, मैं बता दूं कि ये थोड़ा घबराने वाली बात नहीं है। जो आपका पेपर 2 होता है उसके अकॉर्डिंग फिर आपका पेपर 1 की जो क्वेश्चन है वो इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। और आई थिंक आज जियोग्राफी का क्वेश्चन, आज जियोग्राफी का एग्जाम था शिफ्ट 2 में, और ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो क्योंकि पेपर 2 अगर आपका जियोग्राफी है तो पेपर 1 में इस तरह के क्वेश्चन बनने आम बात है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। आज ऐसे ही अगर कॉमर्स का एग्जाम था, पेपर 2 अगर कॉमर्स था, तो पेपर 1 में GST का क्वेश्चन पूछा हुआ था। बताओ, सोचो, सोच के देखो। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पेपर 2 इस तरीके का था, इस वजह से पेपर 1 वैसा ही बनाया जाता है। तो जिनके एग्जाम दूसरे सब्जेक्ट के हैं तो घबराए नहीं कि ये सॉइल होराइजन क्या है, हमें तो पता ही नहीं है। तो पेपर 2 की वजह से इन्फ्लुएंस होता है पेपर 1। तो पेपर 1 जो है आपका आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। सो आपको घबराने वाली बात नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग लॉग फ्रॉम ओल्डर टू न्यू ईयर? आपको बताना है कि जो कन्वेंशन या जो एग्रीमेंट थे, आपको बताना है कि पहले न्यू कौन सा था, फिर इसमें ओल्डर टू न्यू ईयर बताना है। पहले ओल्डर कौन है, फिर न्यू ईयर कौन है। अब इसमें गाइज आपको पांचों आपको अग्रीमेंट के बारे में बताना है, कौन सा ओल्डर है, फिर उसके बाद कौन सा न्यू ईयर है। तो यहाँ पर आप देखिए 5 गिवन है। पेरिस एग्रीमेंट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो गया। अब इन पांचों के बारे में आपको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो गाइस, पेरिस एग्रीमेंट बना 2015 में, सबसे न्यूएस्ट यही है इसमें। इसके बाद CBD जो कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, ये बना आपका 1992 में, और लागू हुआ 1993 में। तो ये इसके ईयर हो गए, पुराना हो गया तो 1992 वाला। फिर क्योटो प्रोटोकॉल बना है 1997 में, जापान में बना था क्योटो प्रोटोकॉल। और इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना 1987 में, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बना 1972 में। तो इन सभी में आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जो स्टॉकहोम है सबसे पुराना 1972 वाला है। सो गाइस, सबसे पुराना जो इसमें है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 वाली, फिर 1987 वाली आ जाएगी, फिर 1997 वाली आ जाएगी। इसके बीच में आपकी CBD बनी है 1992 में, इसके बीच में डालने पड़ेगा आपको। सबसे पुरानी 1972, 1987, फिर 1992 वाली, फिर 97। उसके बाद बना है पेरिस एग्रीमेंट जो कि अभी रिसेंटली बना 2015 में। तो इस तरीके से आपके पांचों थे, आप देख लेना इसके अकॉर्डिंग कि क्या ऑप्शन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एमिटेड फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ओनली। तो इसमें ऑप्शन था 2 और 3, मतलब बेंजीन एंड टर्पीन। ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ था, आज के एग्जाम में। WWW की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसको किसने बनाया था? इनका नाम था टिम बर्नर्स ली, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे ये, और इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था। 1989 में इसका इन्वेंशन किया गया था, ठीक है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ था आज के। इसके अलावा गाइस देखो, मैच ऑफ द फॉलोइंग पे क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन का के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा हुआ था फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी किसने लिखा था, इंडियाज वाटर वेल्थ वाली बुक जो है किसने लिखी थी, जियोलॉजी ऑफ इंडिया किसने लिखा, एंड डैम्स एंड अर्थक्वेक में बुक किसने लिखी है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसके मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी थी। सो गाइस यहाँ पे देखिए, ए का थर्ड हो जाएगा, ए का हो जाएगा थर्ड EP ऑर्डर, बी का हो जाएगा फोर्थ इंडियाज वाटर वेल्थ का हो जाएगा KL राव, सी जियोलॉजी ऑफ इंडिया का हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, और उसके बाद डी का हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज HK गुप्ता। तो ये इसका राइट आंसर था। और ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये हर कोई नहीं कर पाएगा, जिसको पता है वही कर पाएगा। इसके अलावा 2 स्टेटमेंट्स गिवन थी, इसमें बताना था कौन सी सही कौन सी गलत है। तो इसमें NCERT इज द मेन गवर्निंग बॉडी है टर्शरी लेवल यानी हायर एजुकेशन की। तो ऐसा नहीं है, NCERT केवल स्कूल लेवल पे काम करती है। स्टेटमेंट नंबर 2 जो है, दैट इज टर्शरी एजुकेशन इंक्लूड्स बोथ हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया। तो हाँ, ऐसा ही है, जो हायर एजुकेशन के अंदर ही टर्शरी एजुकेशन के अंदर हायर एजुकेशन भी आता है, और वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आते हैं।
तो इसके अंदर स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगी, स्टेटमेंट नंबर 1 फॉल्स हो जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका इसमें कि एनसीईआरटी, यूजीसी, क्यूसीआई और एनआईपीए क्या 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 करते हैं, तो इससे रिलेटेड मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन गिवन था। इसमें हो जाएगा आपका ए का थर्ड। एनसीईआरटी जो है वो क्या काम करता है, टू अंडरटेक रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो यहाँ पर ए का हो जाएगा थर्ड क्योंकि स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। फिर बी का हो जाएगा फर्स्ट, यूजीसी प्रोवाइडिंग ग्रांट्स एंड एक्रेडिटेशन टू इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन। सी का हो जाएगा फोर्थ और डी का हो जाएगा आपका सेकंड। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसका ये सही आंसर था। आई होप आपने कर दिया होगा। इसके अलावा ये पूछा हुआ था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के लॉन्च किया था वो कौन से कॉप में हुआ था, तो इसका आंसर है कॉप 21। कॉप 21 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। अब कॉप 21 जो है वो कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। ठीक है, सो ये 2015 की बात है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी जो लेटेस्ट कॉप हुए इनको पढ़ लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। तो जो लेटेस्ट कॉप हुए हैं 28 हुआ था दुबई में, 2023 की बात है ये। ठीक है, और इसके अलावा तो कॉप 29 हुआ है अजरबैजान में 2024, अभी नवंबर की मंथ की बात है। देन कॉप 30 हुआ है, होगा नवंबर 2025 के मंथ में होगा, ब्राजील वाले देश में, ब्राजील के देश में है ना। तो ये आपको कॉप 28 जो लेटेस्ट कॉप है उनको भी याद रखना है। इसके अलावा निकनेट के एग्जाम, आपके एग्जाम में निकनेट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो निकनेट स्टैंड फॉर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर विच इज अ सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स द एंटायर कंट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क है। अब इसमें हुआ क्या है दैट नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर निक इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दैट यूजेस निक नेट टू इंप्लीमेंट ई गवर्नेंस एप्लीकेशन। याद रखिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन एंड वेबसाइट्स जो है इस पे होस्ट की जाती हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर निक नेट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1977। इट वाज लॉन्च्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इन 1976। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निकनेट को कब लॉन्च किया गया, तो 1977 में निकनेट को लॉन्च किया गया था। और इसने किसने किया था, निक ने किया था जो खुद 1976 में स्टैब्लिश हुआ था। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछा हुआ था। ठीक है, अब देखो गाइस, इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसका क्वेश्चन लिखना, आंसर निकालना, तो इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ। जितने भी जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वहाँ पे शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि सभी को पता चले इस तरह की वीडियोस भी अवेलेबल है और आपकी तैयारी हो जाए अच्छे से। इसके अलावा गाइस देखो, जिनके एग्जाम अच्छे गए अच्छी बातें थी, जिनके एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि विदाउट डिले करते हुए, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे थे, पढ़ते हुए ही अगर आप पढ़ने लग जाओगे तो गाड़ी जो पटरी पे गाड़ी है वो चलती रहेगी, नहीं तो गाड़ी एक बार पटरी से उतरी फिर उसको संभलने में टाइम लगता है। तो इसलिए विदाउट ज्यादा डिले करे हुए आप अगर अभी से स्टार्ट कर लेंगे अपनी प्रिपरेशन जून 2025 के लिए तो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर कैसे हम आपको एग्जाम टारगेटेड पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट प्लस कॉमर्स प्लस पॉलिटिकल साइंस इनकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आप 6 मंथ का कॉम्बो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपकी जो प्रिपरेशन है जून 2025 एग्जाम के लिए एकदम मक्खन के तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस आपका टाइम से फिनिश होगा, प्लस रिवीजन हो जाएगी मल्टीपल टाइम, आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम क्रैक करने में। सो यहाँ पर मैं बता दूं क्या कुछ मिलेगा आपको, कंप्लीट कंटेंट मिलेगा बाइलिंगुअल इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अभी आपको फ्लैट 10% का अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर भी दिया जा रहा है, तो इस ऑफर को भी आप अवेल कर सकते हो। फ्लैट 10 कूपन कोड है, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो अर्ली बर्ड ऑफर भी आप जल्दी से जल्दी इसको अवेल कर लीजिए, क्योंकि 2 दिन का ऑफर चलाया था मैंने, तो फटाफट से इसको आप अवेल कर सकते हो। करना क्या, गूगल प्ले स्टोर से आपको सिंपली एग्जामेंट और ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो जो कंप्लीट कंटेंट है आपको इसी ऐप पे देखने को मिलेगा। कंप्लीट कंटेंट हम एग्जाम के अकॉर्डिंग अपडेट करेंगे। तो ये जो अपडेशन होता है कोर्सेज में वो थ्रू आउट द ईयर होता रहता है, ऐसा नहीं एक दिन में ही कंप्लीट अपडेट हो गया कि अपडेट क्यों नहीं है। जो अपडेशन होता है कोर्स में, जो कंटेंट है, जो लेक्चर्स हैं, जो नोट्स हैं, सब कुछ ही थ्रू आउट द ईयर हम अपडेट करते रहते हैं। जैसे जैसे नया कंटेंट हमें मिलता रहता है, हमें लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ाना चाहिए, तो कंटेंट आपके लिए हम कोर्सेज में अपडेट करते रहते हैं। तो जो अपकमिंग जून का एग्जाम होगा उसके लिए कंप्लीटली आपको अपडेटेड कंटेंट इसके अंदर मिलने वाला है। सो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए इस ऐप को, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज डायरेक्टली आप गूगल प्ले स्टोर पर एग्जाम मेंटर लिख के सर्च करिए, ऐप आ जाएगी, उसके थ्रू आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे। So thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants. Guys, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.